नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश जैन। आपका बहुत बहुत स्वागत है ये फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस के बारे में। यानी कि जो लोगों से आप जानकारी लेते हैं उसके आधार पे कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने सरकार को, इन सबको अच्छे तरीके से चला सकते हैं। सो फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस शब्द मैं बार बार इस्तेमाल करता रहूँगा क्योंकि ये थोड़ा जल्दी में मैं बोल पा रहा हूँ। इसका जो मुख्य मतलब है फीडबैक, यानी कि दूसरों से जानकारी लेना, दूसरों से पूछना, जानकारी लेके उसके आधार पे कुछ करना, उसके ऊपर आधारित बेस्ड फीडबैक पे गवर्नेंस। गवर्नेंस मीन्स कैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, कैसे हम सरकार को चलाते हैं, कैसे हम देश को चलाते हैं, कैसे हम किसी भी स्थिति को मैनेज करते हैं, चाहे वो हमारे लिए खुद के लिए हो, चाहे हमारे देश के लिए हो, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हो। तो मेरे जो इस वीडियो में जो जानकारी है मैं उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि कोई फैक्ट्री, कंपनी, ये सब, चाहे कोई देश की सरकार हो, चाहे हम खुद हों, हम सबकी जो सफलता है वो इसी पे आधारित है कि हम लोगों से सही टाइम पे कितनी फीडबैक ले पाते हैं, और उस फीडबैक के आधारित पे हम कैसे अपने जो हमारी सिस्टम है, जो हमारे बने हुए हैं, जिससे हम अपने इन चीज़ों को चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, हम कैसे उसको सही तरीके से चला पाते हैं। और इसके आधार पे हम अपनी जो हमारे फैसले हम लेते हैं उसको भी हम सही ले पाएंगे, समय से ले पाएंगे। और ये सारी चीज़ें हमारे उस पर आधारित होंगी कि हम दूसरों से सही समय पे फीडबैक ले पाएँ, और उनकी फीडबैक के आधार पे हम सिस्टम को चलाने की कोशिश करें। गवर्नेंस जो हम करते हैं उसके आधार पे हम करने की कोशिश करें। और इसके लिए हमें हमारी बहुत सारी समस्याएं हमारी सुलझ सकती हैं ऐसा करने से। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम करना चाहते हैं, बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं जिनका हम कोई समाधान ढूंढना चाहते हैं, सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हम अकेले तो नहीं ढूंढ पाएंगे। बहुत बार हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और समस्या का समाधान जरूर होता है। इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर एक बहुत साधारण सा नियम है कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, अगर सही है तो उसका गलत भी है, अगर दिन है तो उसकी रात भी है। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ तोड़ है, समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। लेकिन होता क्या है, एक आदमी है जिसके पास समस्या है, दूसरा आदमी है जिसके पास उसका समाधान है, लेकिन वो समस्या और समाधान वाला आदमी आपस में मिल नहीं पाते। यही जो एक नियम है, प्रिंसिपल है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस पे, जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। और ये मेरे करीब करीब समझ लीजिए मेरी जो पीएचडी मैंने किया है, और जो मैंने फीडबैक मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर जो मैंने एमबीए किया ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन में, जो मैंने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद जो हमारा भारत का और पूरे दुनिया के अंदर जो अलग अलग धर्मों से संबंधित जानकारी है, जैसे चाहे इस्लाम में हो, चाहे सनातन धर्म में हो, चाहे जैन में हो, चाहे बौद्ध में हो, चाहे सिखों में हो, इन सब धर्मों के साथ जो संबंधित जानकारी है उन सबको जानने से, और करीब 9 साल तक मैंने खुद मेडिटेशन की, और मैंने खुद ध्यान लगाने का तरीका अपना ढूंढा, जो कि इस चैनल के अंदर आपको बताया गया है। ये सारी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सब उस जानकारी पे संबंधित है। तो हमने जो अभी हम कह रहे थे कि सही आदमी को सही आदमी से जोड़ना फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस का एक आधार है। अगर हम जिस आदमी के पास समस्या है उसको उस आदमी के साथ जोड़ पाते हैं जो उसके पास उस समस्या का समाधान है, और वो दोनों मिलकर सही तरीके से काम कर पाते हैं, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नॉर्मली हो नहीं पाता। या तो लोग सोचते हैं कि जिससे हम जो हमारी समस्या का समाधान निकाल सकता है वो हमारी बात ही नहीं सुनेगा, या वो तो हमारी केयर ही नहीं करता, या वो अगर हम उसके पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, होगा कैसे, वो तो सुनेगा ही नहीं बात। या फिर कई बार क्या होता है कि नहीं, वो आदमी को अगर हम कुछ बताएंगे तो वो हमारी समस्या को और ज़्यादा ख़राब कर देगा, अच्छा तो क्या करेगा, बुरा कर देगा। और बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस में और सरकार के अंदर भी हम अपने जो कर्मचारी होते हैं उनकी बात नहीं सुन पाते, उनके दुख दर्द नहीं समझ पाते। और जो जो सरकार है वो कंपनियों की और पब्लिक की बात नहीं समझ पाती, और इन सब एक दूसरे की समस्या ना जान पाने के कारण समस्याएं चलती रहती हैं, सरकारें भी परेशान होती रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनियां, फैक्ट्रियां, दुकानें, बिजनेसेस, ये भी परेशान होते रहते हैं। और वो जान ही नहीं पाते हैं कि कमी कहाँ थी। वो हम समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो ये कहते हैं कि दूसरा आदमी या तो पॉलिटिक्स कर रहा है, हमारे साथ चालाकी कर रहा है, या वो खराब आदमी है, यही मान के हम चलते हैं। लेकिन वो ये कोशिश नहीं करते कि हम एक बार देखा तो जाए। लेकिन हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि इंसान ज़्यादातर अच्छे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि कुछ अच्छा करें, लेकिन वो उनको पता नहीं होता कि वो अच्छा कैसे कर पाएंगे, इसके कारण वो नहीं कर पाते, और हम उनको उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, उन पर ब्लेम करते रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यही आधार है हमारा फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस का। पहली बात,
अगर किसी के पास समस्या है तो कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर है जिसका उसके पास इलाज है, उनको आपस में जोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात, हर आदमी अच्छा काम करना चाहता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं समाज में, मुश्किल से 2% जो कि खराब होते हैं। 98%, 98% लोग अच्छे हैं। उन 98% लोगों को हमें आपस में जोड़ना है ताकि हम सही तरीके से काम कर सकें। और दूसरी एक और समस्या हमारे साथ क्या होती है कि हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि जो तो हम सोचते हैं सही है वही सही है, और अगर दूसरा आदमी उसे नहीं मानता है उस बात को, वो कुछ और सोचता है, तो वो जरूर गलत होगा। और ये इस वजह से होता है कि जो हमारे दिमाग में विचार बैठ जाते हैं वो हमें सही चीज़ को सोचने नहीं देते, दूसरे की बात की तरफ ध्यान नहीं देने देते। ज़्यादातर लोग दूसरों की बात की तरफ ध्यान नहीं देते। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं जो तरह तरह के परिवेश से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो अलग अलग चीज़ को अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन हम यही सोचते हैं कि जो अब मैं सोच रहा हूँ वो सही है, दूसरा दूसरा सोच रहा है तो गलत है। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ और दूसरा आदमी कुछ और कह रहा है तो वो जरूर गलत है। तो इन सब चीज़ों से हमें अगर ऊपर उठ जाएं फीडबैक लेने के जानकारी के आधार पर, तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ये कम्युनिकेशन और फीडबैक का आधार है, प्रिंसिपल है। तो कम्युनिकेशन और फीडबैक अगर सही तरीके से ली जाए और फीडबैक के आधार पे अगर हम गवर्नेंस कर पाएँ अच्छे तरीके से, तो हमें एक बात उसके पहले जान लेना ज़रूरी है कि हम फीडबैक के थ्रू और बातचीत के थ्रू ही दूसरों को वो करने के लिए राज़ी करते हैं जो कि हम चाहते हैं कि वो करें। पर ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आदमी राज़ी होगा। फैक्ट्री का मालिक चाहता है कि मेरे वर्कर अच्छा काम करें, माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जंक फूड नहीं खाएं, जो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, लेकिन हर वक्त तो वो नहीं हो पाता। लेकिन अगर वो नहीं भी सुनना चाहते हैं तो उनके अंदर उस इच्छा को जगाना, और ये हमारी एक क्वालिटी होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपना डंडा चलाएं, अथॉरिटी का इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। हम उनको समझाएं और उनको अच्छे तरीके से लाएं। एक दो बातें और बहुत जाननी जरूरी है कि जैसे जैसे हम किसी फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में या सरकार के अंदर धीरे धीरे ऊपर चलते चले जाते हैं, तो हम एक टॉप पर पहुंचते पहुंचते हम अकेले होने शुरू हो जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि हमारे साथ मिलजुल पाते हैं, हमें बात कर पाते हैं, और हमारे पास जो भी खबर पहुंचती है वो कुछ लोगों के थ्रू पहुंचती है जो कि हमारे साथ में बात कर पाते हैं। तो जो जनरल लोग हैं, जो पब्लिक है, जो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो तो हमसे कट ऑफ हो जाते हैं, हमारे साथ बात नहीं कर पाते। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हम ज़्यादा व्यस्त रहने लगते हैं, ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादातर चीज़ों की पता नहीं चलती। तो दुनिया की जो ज़मीनी हकीकतों पे क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या हो रहा है, वो हम मिस कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कोई जो हमारी समस्या है, इसको जानने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है, और ये हमारा फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस के आधारित चीज़ें हैं। तो एक बार हमने जब ये समझ लिया कि फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस का क्या तरीका है और फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कुछ एक उदाहरण के द्वारा ये सब चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। पहला जो केस है ये था एक पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। मेरे एक दोस्त थे जो कि बहुत पैसे वाले थे, और एक बार मुझे उनसे कुछ काम था तो मैं उनके घर गया था। जब मैंने अपने उनके घर की बेल बजाई तो उनके पिताजी बाहर आए, और पिताजी ने दरवाज़ा खोला और मुझे बोला, अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। मैं हैरान हो गया कि मुझे जानते नहीं, कोई गलत आदमी भी तो आ सकता है, मुझे बोल रहे हैं अंदर आ जाओ। मैंने उससे पूछा, अंकल आपने मुझे बिना पहचाने ही अंदर आने के लिए बोल दिया, कि आपको कैसे लगा कि मैं ठीक आदमी, मुझे अंदर आ जाना चाहिए? तो उन्होंने बोला, देखो मैं ना ज़िंदगी भर बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ स्कूल में, कॉलेज में, तो इसके लिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शक्ल देख के कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और तुम्हें इसलिए मैंने अंदर बुला लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने मेरे से बात की। वो मेरे से और भी कुछ बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त जिससे मैं मिलने गया था वो आ गया, और हम लोग आपस में कुछ बात किए, और बात करने के बाद मैं वापस अपने घर आ गया। कुछ महीने के बाद फिर दोबारा मुझे उसके घर पे जाना था। इस बार जब मैं घर पे बेल बजाया उनके घर पे जाके, तो मुझे उम्मीद थी उनके पिताजी वापस आएंगे, लेकिन इस बार तो पिताजी आए नहीं। इस बार तो उनकी जो काम वाली थी, नौकरानी थी, उसने दरवाज़ा खोला, तो मैं अंदर गया, उनके कमरे में जाके मैं बैठ गया। और लेकिन मेरी नज़रें उन्हीं बुजुर्ग इंसान को ढूंढ रही थी जो मेरे दोस्त के पिताजी थे, लेकिन वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त आ गए। मेरे दोस्त से मैंने पूछा कि भाई अंकल नज़र नहीं आ रहे, कहाँ गए वो जो आपके पिताजी? तो उन्होंने मुझे जो दुख भरी कहानी सुनाई, वो हम सब लोगों के लिए आंखें खोल देने वाली एक चीज़ है। उन्होंने बोला, मेरे पिताजी के लिए मैंने घर पे गाड़ी रखी हुई है, ड्राइवर भी हर वक्त घर में तैयार रहता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर पिताजी को आदत क्या है, वो पैदल चलने का उनको बहुत शौक है। तो वो क्या करते थे कि सामान लेने के लिए पास के मार्केट में, तो कि करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पैदल चले जाया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि इसी तरीके से वो पैदल गए, लेकिन जब वो मार्केट के अंदर जा ही रहे थे तो किसी बच्चे ने, जो कि ने कार बहुत तेज़ी से चलाता था, आया, उनको टक्कर मार दी और वो नीचे गिर गए। अब आसपास से लोग गुजर रहे थे, लेकिन हर कोई डरता है इस बात से कि मैं इनको पकड़ के वहाँ पे अस्पताल में लेके जाऊँगा तो पुलिस आ जाएगी, फिर पुलिस मुझसे 10 तरीके के सवाल करेगी। एक डर बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में, जो कि बहुत साल से होता आ रहा है। तो इस डर की वजह से उनके दिमाग में ये बात थी कि ये तो हो नहीं पाएगा, और वो बेचारे बुजुर्ग आदमी वहीं पड़े पड़े
रहे और वहीं पड़े पड़े मर गए। और बाद में किसी जानकार ने जब पता चला कि वो उनकी जब डेथ हो चुकी थी, तब मृत्यु हो चुकी थी, तब उसको किसी जानकार को पता चला, तो उसने इनको आगे बताया, अरे जल्दी चलो तुम्हारे पिताजी मर गए, भागे भागे गए, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब आप एक चीज़ देखिए कि आप नहीं देखते कि आपके आसपास नाबालिग बच्चे अभी भी मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर चलाते रहते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं। और अगर कभी पुलिस वाले उनको पकड़ भी लेते हैं तो वो दबाव डालते हैं पुलिस वालों पे, उनके माँ बाप डालते हैं, और जो गुंडा एलिमेंट्स हैं आसपास के, वो उन पे दबाव डालते हैं और उनको इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद छुड़ा देते हैं। और कुछ लोग बहुत गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, वो दूसरों को टक्कर मार देते हैं। तो गलत तरीके से काम करने के बावजूद जब वो पुलिस पे दबाव डाल के और अपने तरीक़ों का इस्तेमाल, आप सब जानते हैं उस सब चीज़ के बारे में, तरीक़ों का इस्तेमाल करके जब अपने आप को छुड़वा लेते हैं और उसके बाद फिर वही दोबारा गलती करते हैं, तो कितना बुरा लगता है। तो मेरे दोस्त ने यही बताया कि मेरे पिताजी के साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन अभी भी मैं मार्केट में देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे बिना लाइसेंस के गाड़ियाँ चला रहे हैं और तेज़ी से गाड़ियाँ चलाते हैं। और कुछ लोग इतनी तेज़ गाड़ियाँ चला रहे होते हैं कि लोगों को नुकसान भी हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, चोट भी लग जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। इस बारे में मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक खबर छपी थी, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उस खबर के अंदर ये बताया गया था कि सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि आपको अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको उसको लेके चले जाना चाहिए अस्पताल में, और उसके लिए जो भी उनको लेके जाएगा, उस जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसका दुर्घटना हुआ है, उसके बारे में। और ये 27 नवंबर 2018 के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अंदर ये खबर छपी थी। और उसमें जो थी वो लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन एक बार सर्वे किया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने, तो उस सर्वे में से बहुत सारे शहरों में ये सर्वे हुआ था, भारत के अंदर, देश में, हिंदुस्तान में। तो पता चला कि 10 में से 8 लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं था। और जो ये कानून बनाया गया था, जो गुड समैरिटन्स लॉ, इसका मतलब ये है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप उसको लेके जाओ तो उससे कोई कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने करीब करीब 60% लोगों ने ये बताया कि जो कि किसी को लेकर गए थे अस्पताल में एक्सीडेंट होने के बाद अपनी तरफ से अच्छा करने के लिए, उन्होंने बोला कि उनको पुलिस ने रोका और उनका नाम वगैरह पूछा, उनकी डिटेल नोट की, और जो अपने ज़रूरी काम से वो जा रहे थे वो रुक गया। अगर कोई आदमी बहुत जल्दी में दफ्तर जा रहा है और वो किसी को उठा के अस्पताल में लेके जाए, तो अस्पताल में ले जाने में टाइम जाएगा, उसके बाद उसको अगर वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए और उससे सवाल पूछे जाएँ और इतना सारा टाइम निकाल दिया जाए, फिर उसकी डिटेल्स नोट की जाए, फिर उसको बार बार बुलाया जाए, तो वो खबर तो चारों तरफ फैल जाएगी और लोग ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हम सब चुप लगा जाते हैं क्योंकि वो किसी और के साथ हुआ था, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हुआ। कभी भी किसी के साथ में भी हो सकता है, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में समझ लेना चाहिए कि यही अगर फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस है तो ये ना हो। अभी मैं आपको दूसरे केस के बारे में बताऊंगा जो कि सरकारी दफ्तरों में अंदर करप्शन से संबंधित है, भ्रष्टाचार से संबंधित है। मेरे एक दोस्त थे जिनके बेटे की तबीयत कुछ ख़राब थी, और उनको जो मेरी किताब है और जो मेरा कोर्स है, जो मैं डिटेल वीडियो में मैंने दी गई है, उसको मैंने एक सीरियल नंबर दिया है, उसका नंबर है 57 तो 57 नंबर सीरियल पे जो मेरे दोस्त की कहानी है उसके बारे में मैं अब आपको बता रहा हूँ। ये इनके बेटे की कुछ ऐसी तबीयत ख़राब थी, मेडिकल प्रॉब्लम थी कुछ स्वास्थ्य संबंधी, जिसके लिए उनको सरकार से परमिशन लेनी थी, अनुमति लेनी थी सरकार से। तो उसके लिए वो अस्पताल के अंदर जो फॉर्मेलिटीज़, जो जरूरी कागजात बनाने थे, बने। उसके बाद ले जाके उन्होंने सरकारी जो एक विभाग था उसमें जमा करा दिया। सरकारी विभाग में जो क्लर्क था उन्होंने उससे कुछ मांगा, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। उसने बोला ठीक है, जैसे तैसे आपस में बात चलती रही, लेकिन आधे पैसों के ऊपर फैसला हो गया कि ठीक है इतना दे दोगे तो आपका काम कर देंगे। 2 हफ्ते बाद उनको बुलाया गया, 2 हफ्ते बाद ये वापस गए तो उन्होंने उस क्लर्क ने उनको कागज़ पकड़ा दिया। वो कागज़ लेके दूसरे विभाग में गए, वहाँ जाके उन्होंने इसको जमा कर दिया। लेकिन उसके बाद में भी 2 हफ्ते बाद आने के लिए बोला गया, तो 2 हफ्ते बाद भी उनका काम नहीं हुआ, तो फिर वो दोबारा गए। फिर उनको बोला गया 1 हफ्ते और बाद आओ, तो फिर 1 हफ्ते बाद और आए। यानी कि अब 2 हफ्ते पहले विभाग में गए, 2 हफ्ते दूसरे विभाग में गए, 1 हफ्ता और बेकार हुआ। तो 5 हफ्ते अब हो चुके थे, 5 सप्ताह हो चुके थे। तो अब जब जाके उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि उनके जो कागजात बन के आए थे पहले विभाग से, उसमें कोई गलती थी, और उस क्लर्क की गलती की वजह से अब उनका जो अनुमति जो उन्होंने मांगी थी वो उनको मिल नहीं पाएगी। वो बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने उसको पूछा कि भाई मैं क्या करूँ, तो उसने बोला जिस विभाग से आपसे ये गलती हुई है उसी विभाग में दोबारा जाओ और उनसे पूछो। वो वापस उसी विभाग में वापस गए, उस क्लर्क से बात की, तो उसने बोला भाई देखो जितने पैसे मिलेंगे उतना ही काम होगा, आपने पूरे पैसे दिए दिए नहीं, हमने पूरा काम किया नहीं। तो बड़ी हैरानी की बात थी इस चीज़ को सुनने के बाद। और लेकिन उसके बाद में वो बहुत परेशान हुए, तो उन्होंने बोला अब क्या करूँ। उसने बोला ठीक है ऐसा करो, जो बाकी का फेवर जो आपको मुझे देना था, जो मुझे देनी थी आपको चीज़, वो आप दे दो, और उस कागज़ को वहाँ से वापस ले आओ। जब वो उस दूसरे विभाग में गए कागज़ को वापस लाने के लिए, तो उस दूसरे जो क्लर्क था उसने बोला कि अब आपको वापस लेने के लिए भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो वहाँ पे भी उन्होंने पैसे दिए, फिर वो वापस उस विभाग में आए जो उसने ओरिजिनली
वास्तव में शुरू में मांगा था उतना उनको वापस भी देना पड़ा। उसके बाद वो कागज़ दोबारा से बने और कागज़ बनने के बाद में फिर दोबारा वो दूसरे विभाग में गए। दूसरे विभाग में जाके उन्होंने, अब वो उनकी समझ में आ चुका था कि ये जिस तरीके से काम होता है इसी तरीके से होता है और अपना ईमानदारी से काम करने से होने वाला नहीं है। इस बीच में उनके बच्चे की तबीयत भी ख़राब थी, तो वहाँ पे जाके उन्होंने जमा कर दिया। और ये सब करने के बाद फिर आगे की और जो एक दो विभाग थे वहाँ पे भी वो लोगों को ध्यान रखते रहे लोगों का, मुझे यही भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के बारे में बोलने से बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द सी महसूस होती है कि अरे भ्रष्टाचार तो होता ही नहीं है, बहुत लोग ईमानदार हैं, हमारा तो जैसे कि सतयुग आ गया है इस धरती में, इस देश में और हमारे आसपास के समाज में। लेकिन जो हो रहा है वो बहुत सारे लोग जानते हैं, जब हम भुगतते हैं तभी हमें पता चलता है। एनी हो, तो हुआ क्या कि अब वो उनको समझ में आ गया था कि किस तरीके से काम हो सकते हैं, तो वो सब लोगों को अपना उनका ध्यान रखते रहे और इस तरीके से करके उनका बेटे का जो अनुमति था मिल गया और उसके बाद उसकी तबीयत भी ठीक हो गई। ये सब करते हुए उनका 3 महीने का तो टाइम वेस्ट हुआ। जगह जगह सरकारी डिपार्टमेंट में, विभागों में उनको धक्के खाने पड़े, बच्चे की परेशानी उठानी पड़ी, उनके परिवार को परेशानी उठानी पड़ी और ये सब करने के बाद में वो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे की ज़िंदगी बचा पाए। अब ये जो चीज़ थी ये मेरे एक और किसी दोस्त के साथ यही समस्या दोबारा खड़ी हुई और उसने मेरे से इस बारे में बात की। मुझे मेरे पहले दोस्त ने मुझे इस बारे में बता दिया था, जिसका मैंने अभी आपको सीरियल नंबर दिया था 57 और उसके बेटे का मैंने सीरियल नंबर बताया था 58। अब ये जो दूसरे वाले मेरे दोस्त थे, जब मुझे इन्होंने बात बताई तो मैंने इनको अपने पुराने दोस्त से जो जो मेरे समझ में बात आई थी वो मैंने उनको बता दी और मैंने बोला भी जो जो ये सरकारी विभाग है उसमें मैं भी आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, आपकी मदद आप भी मदद करने अपनी मदद करने की कोशिश करो और इन विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ, जो बिल्कुल टॉप ऑफिसर्स हैं, उनके साथ बातचीत करो। नॉर्मली ये पाया जाता है कि जो बिल्कुल उच्च उच्च अधिकारी होते हैं वो चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन एक तो उनकी ट्रांसफरें बहुत जल्दी होती है, फटाफट उनकी बदलियाँ करती जाती है सरकार या उनके जो कंपनियों के मैनेजमेंट होते हैं, उनको टिकने नहीं दिया जाता जिससे वो संभाल सकें। और जो नीचे के लोग होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे बहुत देर तक रहते हैं, तो वो ऊपर वालों का ज़्यादा मतलब चल नहीं पाती है और इस वजह से जो नीचे वाले होते हैं वो उन्हीं का नाम इस्तेमाल करके गलत काम करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ जब हमने बताई तो मेरे जो ये दूसरे वाले दोस्त थे, इन्होंने सभी जो विभाग 3-4 विभाग जिनसे उनका अनुमति मिलने के लिए काम पड़ने वाला था उन्होंने पहले ही पहचान निकाल के रखी थी और उस पहचान के आधार पे उन्होंने अपनी जाके अनुमति के लिए अपनी एप्लीकेशन जो जमा कर दी और वैसे ही हुआ। उन जो भ्रष्ट कर्मचारी थे उन्होंने पैसे मांगे, उनसे फेवर मांगा, लेकिन उन्होंने जाके अपने जो अधिकारी जानकार थे उनको बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे मांग रहे हैं और उच्च अधिकारियों के साथ पहले ही बातचीत हो चुकी थी। उन्होंने उन क्लर्क्स को बुलाया और उनको बोला भी देखो ये मेरे पारिवारिक मित्र हैं और इनकी बड़ी ज़बरदस्त समस्या है, आपको इनकी मदद करनी चाहिए, तो मेरा खुद का काम है, आपको करना ही पड़ेगा। अब वो बेचारे मुसीबत में पड़ गए, अब पैसे मांग नहीं सकते थे, उनको तंग भी नहीं कर सकते थे। जो काम मेरे पहले दोस्त का 3 महीने में हुआ वो 1 महीने में सारा हो गया और ना ही उनको परेशानी उठानी पड़ी, टाइम भी बचा और ना ही उनको धक्के खाने पड़े। अब इस पर्टिकुलर दूसरे वाले केस से हमें एक शिक्षा मिलती है जो कि फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैंने किताब लिखी है और जो मैं इस बारे में कोर्स भी बना रहा हूँ, उसका आधार है। यानी कि अगर हम सही आदमी को सही आदमी के साथ जोड़ पाते हैं, जिसके साथ प्रॉब्लम थी वो कौन था, मेरा दूसरा दोस्त, और जिसके पास सॉल्यूशन था वो कौन था, उच्च अधिकारी उस विभाग के। तो उच्च अधिकारियों तक वो बात पहुंच गई जब, तो उन्होंने उस समस्या का इलाज निकाल दिया। प्रॉब्लम भी जिस आदमी के साथ थी वो, और जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता रहा, समस्या जिसके पास थी और जो समस्या का समाधान कर सकता रहा, उन दोनों को जोड़ दिया गया फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस से। अब आप कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे एम्प्लॉय जो कर्मचारी है बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हों, वो किसी की सुने ही नहीं, उनके अधिकारियों के बिना सुने, और अगर मान लो ऐसी स्थिति हो कि भाई हो ही नहीं पाएगा कुछ, तो ऐसे में क्या किया जाए, या मामला बहुत मुश्किल हो तो क्या किया जाए। तो ऐसे केसेस के लिए ही मैंने फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस के बारे में बताया है। फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस के अंदर क्या है कि जो आदमी है जिसकी समस्या है उसको हम बोलेंगे फीडबैक प्रोवाइडर। मैंने उसको मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं चाहता तो नहीं हूँ बट करना पड़ रहा है मुझे आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आपको किताब में भी ये चीज़ मिल जाएगी इंग्लिश में। उसको मैं बोल रहा हूँ फीडबैक प्रोवाइडर। फीडबैक प्रोवाइडर मीन्स जो अपनी जानकारी देना चाहता है, दे रहा है, फीडबैक प्रोवाइडर। और एक आदमी होगा जो फीडबैक हैंडलर होगा, जो कि पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा, सरकारों में और ऑर्गेनाइजेशंस में चुना जाएगा कंपनी के प्रबंधन द्वारा। उसको हम बोलेंगे फीडबैक हैंडलर, यानी कि जो उस फीडबैक को, उस जानकारी को संभाल रहा है, देख रहा है, उसको उसके आधार पे काम कर रहा है। और एक तीसरा अधिकारी कोई होगा जो कि फीडबैक रिसीवर होगा, जिसके पास वो फीडबैक पहुंचेगी। अब फीडबैक प्रोवाइडर यानी कि जिसकी समस्या है, फीडबैक हैंडलर जो उसकी उसकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है, और फीडबैक रिसीवर
जो कि उस विभाग से या उस सरकारी विभाग से या उस कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जो कि उस समस्या का इलाज निकालने में उसकी मदद करेगा। वो तीनों मिलके एक टीम के तौर पे काम करेंगे, एक आपस में मिलजुल के काम करेंगे, और वो मिलजुल के जब काम करेंगे तो उस समस्या का इलाज निकालने की कोशिश करेंगे। अब अगर तो वो समस्या का समाधान निकल गया, जैसे कि दूसरे केस में हुआ, तो वो क्या करेंगे कि एक कंपनी की वेबसाइट पे, एक सरकार की या अपनी कंपनी की वेबसाइट पे बोलेंगे इस आदमी की ये समस्या थी, हमने ऐसे इसका सॉल्यूशन निकाला। नाम किसी का नहीं बताएंगे, सिर्फ समस्या और उसका समाधान बताएंगे। तो इससे और लोग जो उस तरह की समस्या को झेल रहे हैं वो आगे आएंगे और अपनी समस्या को इलाज निकालेंगे, और धीरे धीरे वो समस्याएं सॉल्व होती जाएंगी, बहुत सारे लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और ये सिर्फ समस्याओं के लिए नहीं है। मान लीजिए आपका सुझाव है कि मेरे घर के आसपास बहुत कूड़ा करकट है, इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हटाया जा सकता है, तो उस समस्याओं का सुझाव भी, समस्याओं की जगह पे आपके सुझाव भी इसी तरीके से काम आ सकते हैं। सही, आपके पास सुझाव है, एक आदमी है जो आपके सुझाव के आधार पर कुछ कर सकता है, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस। यही है मेरे इस वीडियो का आधार और मेरी किताबों का और मेरे कोर्स का आधार। लेकिन मान लीजिए जो पहला केस था, जैसे कि हम चाहते थे वो नहीं हो पाया, तो उस केस के अंदर वो एक फेलियर रिपोर्ट बनाएंगे। पहले केस में सक्सेस रिपोर्ट, सफलता की रिपोर्ट, दूसरे केस में असफलता की रिपोर्ट, और वो सफलता की रिपोर्ट बना के उस भेज देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, कंपनी जो है उसके टॉप मैनेजमेंट, जो मालिक है मान लो कंपनी का, या जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके पास भेज देंगे। और सरकार जो है, सरकार के अंदर एक मंत्री के पास भेजेंगे, जो कि जनता की जानकारी, पब्लिक की फीडबैक के बारे में एक मंत्रालय कोई भी सरकार बनाए, वहाँ तक वो बात पहुँच जाए। अब एक बार जब उनके पास वो असफलता की रिपोर्ट आएगी, तो अब वो उसकी पूरी तह तक जाएंगे और पूरा निकालेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम पब्लिक की समस्या नहीं सुलझा पा रहे, क्या इसके लिए करना चाहिए, क्या क्या हमें अपने तंत्र में बदलाव करना चाहिए, सिस्टम में क्या चेंज करना चाहिए, लोगों में क्या बदलाव करना चाहिए, अगर कुछ लोग समस्या खड़ी कर रहे हैं तो उन लोगों को दूसरी तरफ बदल देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो जानेंगे और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालेंगे परमानेंटली, ताकि हमेशा के लिए वो समस्या खत्म हो जाए। अब ये फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस के बारे में बताने के बारे में, पब्लिक की, जनता की और यहाँ कर्मचारियों की जानकारी के जो देते हैं वो, उसके आधार पे हम प्रबंधन चलाएं, उसके आधार पे हम सरकार चलाएं, ये है इस फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस का सिद्धांत। तो उसके बारे में मैं अब आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। इन दो असली रियल लाइफ केस स्टडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, ये वास्तव में हुए थे मेरे साथ। जो मैंने आपको बताई, ये सुनी सुनाई बात है, कोई कहानी नहीं है। कहानी के तौर पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत फेमस हैं, हर कोई जानता है कि कैसे मूर्ख राजकुमारों को बहुत समझदार राजकुमारों में बदल दिया गया, सिर्फ छोटी छोटी कहानियों से। तो छोटी छोटी कहानियों से जब हम कोई बात कहते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमेशा याद रहती है। जो आप इस वीडियो में से सुनेंगे, इस वीडियो की इंग्लिश भी है, अगर आप हिंदी में मुश्किल पाते हैं समझना तो आप इंग्लिश में भी वो देख सकते हैं। थोड़ी बहुत भाषा का ऊपर नीचे होगा, लेकिन बात वही है जो मैं कह रहा हूँ। तो कहानियों के थ्रू वो बात जो आपको सुनेगी वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो मैं आपको जो कुछ और जानकारी इस बारे में देना चाहता हूँ। बहुत सारी सरकारें हैं दुनिया, हमारे देश में और बाहर के देशों में भी, जो सोचते हैं कि हमने ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम बना दिए हैं, आप जाइए कंप्यूटर को अंदर अपनी कंप्लेंट डाल दीजिए और कंप्लेंट आपकी चली जाएगी और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर वो ना एक खबर निकालते हैं, हमारे पास में 1000 शिकायतें आई, उनमें से हमने 900 ख़त्म कर दी, 100 बची हैं, उनको अगले महीने में ख़त्म कर दिया जाएगा। और वो खबरें कौन उनको बना के देता है? वो उनके अधिकारी बना के देते हैं। ना तो वो 1000 समस्याएं सुलझी होती हैं, ना वो 900 समस्याओं का इलाज हुआ होता है, ना वो 100 समस्याएं बची होती हैं। सब गोल गपाला कैसे होता है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मान लीजिए आपने कंप्यूटर के ऊपर एक शिकायत दी कि मैं इस विभाग में गया, वहाँ के भ्रष्ट अधिकारी ने मेरा ये काम नहीं करके दिया, मेरे से पैसे मांगे। आपने वो कंप्लेंट डाल दी कंप्यूटर के ऊपर, वो कंप्लेंट गई एक उच्च अधिकारी के पास, उच्च अधिकारी ने वो कंप्लेंट नीचे भेजी। अब वो नीचे किसके पास जाएगी? उसी अधिकारी के पास जिसने पैसे मांगे थे। और किसके पास जाएगी? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास या किसी मुख्यमंत्री के पास या मंत्री के पास तो नहीं जाने वाली है, वो तो उन्हीं लोगों के पास जाएगी जो कि मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो जो समस्या खड़ी कर रहा है उसी के पास समस्या को सुलझाने का इलाज दिया जाता है, और उसके बाद कुछ करता नहीं वो। जब वो कुछ नहीं करता तो थोड़े दिन के बाद जो समस्या वाला आदमी तो बेचारा चुप हो जाता है, या तो वो भ्रष्टाचार में साथी बन जाता है या अपनी समस्या को छोड़ देता है कि भैया कुछ नहीं हो सकता। आप जानते हो हम ज़्यादातर कहते हैं नथिंग कैन बी डन, कुछ नहीं हो सकता जी, ये तो ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता रहेगा। इस टाइप की हालात के अंदर, इस तरह की हालात के अंदर हम आ जाते हैं। उसके बाद जब वो समस्या कुछ देर तक नहीं आती तो फिर एक बना के खबर दे दी जाती है उन ईमानदार उच्च अधिकारियों को, मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को, और यहाँ तक कि और बड़े बड़े लोगों को ये खबर दे दी जाती है 1000 शिकायतें आई, उसमें से 100 बची, 900 सुलझ गई। वो सुलझी नहीं है, वो तो कूड़े में डाल दी गई और या उनका इलाज ही निकला या कॉम्प्रोमाइज़ हो गया किसी जगह पे।
तो ये जो हम सोचते हैं कि कंप्यूटराइज सिस्टम से समस्या खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। जो उस कंप्यूटर के पीछे आदमी हैं जो बैठ के काम करने वाले, वो तो वही के वही रहे, वो तो सुधरे नहीं, तो समस्या कहाँ से खत्म होगी, वो तो वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन अगर फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस हो, एक भी आदमी की शिकायत है तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंची जहाँ पे 3 आदमी मिलकर उसकी समस्या का समाधान निकाल रहे हैं, और अगर वो समाधान नहीं निकला तो वो उस बात को बंद नहीं किया जाएगा, वो फिर बात ऊपर तक जाएगी और एक जगह पे आके उसका इलाज निकाला जाएगा। सुलझ गई तो लोगों को बताया जाएगा कि ऐसे सुलझती है, और नहीं सुलझी तो जो जिम्मेदार लोग हैं, ईमानदार लोग जो कि चाहते हैं कि कुछ समस्या सुलझ जाए, वो उसके ऊपर कुछ देखभाल करेंगे और तरीका निकालेंगे। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो करप्शन की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, इसके बारे में एक बहुत अच्छा इसका इलाज निकल सकता है इस फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस से, जिसके बारे में मैंने आपको बात की है। किसी भी समाज के अंदर सिर्फ 2%, मैं बोलता हूँ आपको दोबारा से, 2%, सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं, 2% लोग जो कि पक्के बेईमान होते हैं, वो सुधरने वाले नहीं है, चाहे उनको जितना मार लो, पीट लो, जेल में बंद कर लो, कुछ भी कर लो। और 8% लोग, मैं दोबारा बोलता हूँ, 8% लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरे ईमानदार होते हैं, आप उनको बेईमान नहीं कर सकते। और जो बाकी 90% लोग हैं, वो ऐसे हैं जो कि दीवार के ऊपर बैठे हैं। जब तो मौका मिलता है तो वो बेईमान बन जाते हैं, जब मौका मिलता है तो वो ईमानदार बन जाते हैं। वो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। अगर पकड़े जाएंगे तो वो ईमानदार बन जाएंगे, अगर पकड़े जाने का डर खत्म हो जाए तो वो बेईमान बन जाएंगे। समस्या सारी इन 90% लोगों को संभालने की है। अगर आप फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस के आधार पे एक डर क्रिएट कर देंगे, डर बना देंगे लोगों को दिमाग में कि अगर हमने कुछ गड़बड़ किया तो हम पकड़े जाएंगे और हमारी बहुत बेइज्जती होने वाली है, गांधीगिरी वाली बात, अगर हम पकड़े गए तो हमारी बेइज्जती होगी, इस डर से वो 90% लोग ईमानदारी के पाले में चले गए, ईमानदारी की साइड पे खुद चले गए। 8% वहां पे पहले ही थे, अब कितने हो गए, 90 और 8 98%, बाकी बचे 2%। 2% को सुधारना तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा है तो उनको उठा के ऐसी जगह पे ला के बिठा दो जहाँ पे वो कुछ कर ही नहीं पाए। जैसे बोलते हैं कि एक आदमी जहाज आते जाते थे तो उनकी लहरें गिनता था, तो उसके बाद कितनी लहरें आई, उसके आधार पे उसने जहाज में आने जाने वाले लोगों को पकड़ के बंद करना शुरू कर दिया कि लाओ पैसे लाओ, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। अब उसके बाद जब राजा को पता चला तो उसने क्या किया, उसने उस आदमी को पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया, ले भाई अब तू बैठ, अब तू क्या करेगा। तो ऐसे ही लोगों को उनका इलाज निकाला जा सकता है, लेकिन तब हमें सुधारना पड़ेगा 2% लोगों को। अभी हमें सुधारने की कोशिश करनी पड़ती है 92% लोगों को, और असली आदमी छूट जाता है। और वो 2% लोग जब पकड़े जाएंगे, जब वो एक्सपोज हो जाएंगे, सबके सामने पता चल जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो कुछ नहीं करने वाले हैं, वो फिर सुधर जाएंगे। तो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे देश के कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ईमानदार हैं, आज के जो हमारे बहुत सारे मंत्री हैं, हमारे कुछ मुख्यमंत्री हैं, कुछ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो आज हमारे हैं, और बहुत सारे देशों के अंदर ऐसे उच्च नेता हैं जो कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है देश का भला करने के लिए, समाज का भला करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छे हैं। वो सोचते हैं शायद हमारे डांटने से, जाके चेक करने से, या जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, ये सब इनके जोर लगाने से वो लोग नीचे वाले सुधर जाएंगे। ऐसा होता नहीं, ना हुआ है ना होगा। सुधारने का सही तरीका है फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस। क्यों, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे, और अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के 5 साल तक राष्ट्रपति थे। वो दोनों इस देश के इंचार्ज थे, कर्ता धर्ता थे 5 साल तक। और उन लोगों के बारे में हर कोई जानता है, ना तो कोई कह सकता है कि वो, मतलब क्या, वो शब्द भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऐसा कहना चाहिए कि इतने ईमानदार, इतने कर्मठ लोग जो कि 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम करते थे, जिन्होंने अपने परिवार, शादी तक नहीं की क्योंकि उनका परिवार की तरफ नहीं देश की तरफ ध्यान था, ऐसे लोगों के 5 साल तक इस देश के कर्ता धर्ता बनने के बावजूद इस देश के अंदर करप्शन ना कम हुई, ना आज हुई है, ना होगी। तो क्या हमारे आज के जो ईमानदार मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, इनके करने से कम हो जाएगी? नहीं होगी, ये वैसे ही चलती रहेगी। आपको एक डर क्रिएट करना पड़ेगा फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस से कि अगर हम पकड़े गए तो बहुत बेइज्जती होने वाली है, इसके लिए गलत काम मत करो। और वो 90% लोगों को ईमानदारी की तरफ ले जाना पड़ेगा, 2% लोगों को पकड़ना पड़ेगा, और तभी सुधार होगा। यही बात हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। जो हमारा कंपनी का हेड है, मालिक है कंपनी का, होना तो ये चाहिए कि उसको ये पता हो कि मेरा जो सबसे कमज़ोर कर्मचारी है उसकी क्या हालत है, लेकिन वो तो हो नहीं पाता। लेकिन हमारे देश के राजा देखिए, राम के समय पे एक लोक अपवाद खड़ा हुआ था क्योंकि उन्होंने सीता को रावण द्वारा उठाए जाने के बावजूद अपने घर पर रख लिया था। और इस स्थिति के बावजूद राम ने
जो पब्लिक का एक अपवाद था, लोगों ने जो उस समय की एक तरीके से पब्लिक का शोर मचाया हुआ था, एजिटेशन जिसको बोलते हैं, जनता का एक आग्रह था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद, इतना शक्तिशाली राजा होने के बावजूद, उन्होंने पब्लिक की बात सुनी और सीता को कैसे उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में रखा और कैसे वो सब हालात उन्होंने संभाले। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे देश के बहुत मशहूर अधिकारी थे, राजा थे। उस चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सिस्टम बनाया हुआ था कि उनके अधिकारी क्या काम कर रहे हैं वो जानने के लिए अपना भेष बदल लेते थे। रात के टाइम जाके लोगों की झोपड़ियों में झांक के देखते थे, खाना बना नहीं बना, कोई भूखा तो नहीं सो गया, कोई मेरा अधिकारी लोगों को परेशान तो नहीं कर रहा। अगर वो ऐसा कर सकते थे तो बहुत आसान था, वो शक्तिशाली थे। अगर चंद्रगुप्त मौर्य पे कोई तलवार से हमला कर देता था तो वो संभाल सकता था। लेकिन आज के जो हमारे उच्च अधिकारी और मंत्री हैं वो उतने शक्तिशाली तो नहीं होंगे, तो उनके लिए भेष बदल के घूमना इतना आसान नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, आपके हाथ में कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपके हाथ में ये फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस का सिस्टम है जिसके आधार पर वो जान सकते हैं। और पुराने ज़माने के राजा अपने महल के बाहर घंटी लटका के रखते थे, किसी को भी कोई समस्या है घंटी बजाओ और राजा अनुमति देगा, वापस उनके पास आ जाओ, राजा को आगे बताओ कि हो क्या रहा है। आज क्या ऐसा हो पाता है? क्या आप जाके किसी कंपनी के उच्च अधिकारी को बता सकते हैं? क्या किसी छोटे से छोटा कर्मचारी सबसे ऊपर वाले मालिक को जाके बता सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर ये चोरी चकारी हो रही है? वो तो बता ही नहीं पाएगा। और जो बीच वाले हैं वो अपनी गड़बड़ें करते रहेंगे, जो ऊपर वाले लोग हैं वो सोचते रहेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है। तो वही पुरानी कहावत कि राजा जी सब कुछ सही चल रहा है, राजा जी सोच रहे हैं सब कुछ सही चल रहा है, नीचे तो सब कुछ सही चल नहीं रहा, और राजा जी खुश हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, पब्लिक परेशान होती जा रही है, यही होता है, यही होता रहेगा, यही होता रहेगा। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक ही तरीका है, फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये हमारा भारत का, हमारे देश का ओरिजिनल सिस्टम है जो कि इस देश के अंदर था। जब हमारे देश पे हमले हुए और बाहर के देशों के लोग हमारे पे शासन करने लगे, तब हमारा जो ईमानदारी का जो एक सिस्टम था, हमारा जो हमारे देश की जो ईमानदारी थी वो ख़त्म हुई और बेईमानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ओरिजिनली हमारे भारत के लोग बहुत ईमानदार थे, इसीलिए यहाँ पे इतनी अच्छी स्थिति थी, सोने की चिड़िया कहलाता था। अब हमें अपने पर भरोसा करके उसी सिस्टम को वापस लाना है और अपने देश के अंदर उसी स्थिति को दोबारा से पैदा करना है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए आप, मुझे भरोसा है कि आप इस बारे में सोचेंगे और कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें जल्दी से, जो हमने वो दूसरे विदेशों से ये सिस्टम लिया हुआ फीडबैक, ये गवर्नेंस का, जिसके आधार पे हम अपनी कंपनियों को, ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे हैं या अपनी सरकारों को चला रहे हैं, उसको छोड़ देना चाहिए, कूड़े में डाल देना चाहिए। और जो हमारे पुराने भारतीयों द्वारा चुना गया एक सिस्टम था जिसको मैंने फीडबैक बेस्ड गवर्नेंस के नाम से दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश की है, उसमें वापस चला जाना चाहिए। उसके आधार पे हमें देश को चलाना चाहिए और उसके आधार पे हमें कंपनियों को चलाना चाहिए, और हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और हमारे, क्यों, जो हम हिंदुस्तान में करेंगे तो हमारे दूसरे लोग, देशों के लोग हैं, वो भी इस चीज़ को जानेंगे, और जब एक बार उनको पता चलेगा तो वो भी वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर राकेश जैन, और इस बारे में और कुछ जानकारी भेजनी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ डॉक्टर राकेश जैन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।